माँ की मुस्कान। आज हम बात करेंगे हिंदी उपन्यास के बारे में। एनडीए पाठ्यक्रम में पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी यह एक कहानी न होकर उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। इस उपन्यास विधा की रचना के लेखक पंडित गौरीदत्त शर्मा हैं। ये उपन्यास 1870 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास मानने वाले साहित्यकार, तो उसमें पहला नाम आता है डॉक्टर गोपाल राय। किसका नाम आता है? डॉक्टर गोपाल राय। ध्यान रखना, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास मानने वाले साहित्यकार कौन थे? तो डॉक्टर गोपाल राय। फिर पुष्पपाल सिंह ने भी देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है। संतोष गोयल ने भी देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है। उषा कस्तूरिया ने भी देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है। उमेश माथुर ने भी देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है। तो ये ध्यान रखना, देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है प्रथम मानने वाले कौन थे? तो पहला नाम आता है डॉक्टर गोपाल राय। फिर उसके बाद में माना था पुष्पपाल सिंह ने, फिर संतोष गोयल ने, फिर उषा कस्तूरिया ने, फिर उसके बाद में माना था उमेश माथुर ने। ठीक है। फिर है परीक्षा गुरु। यहीं पे बात कर लेता हूँ मैं। परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास को प्रथम मानने वाले साहित्यकार थे आचार्य शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना है। फिर डॉक्टर नगेंद्र ने भी परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना है, और डॉक्टर निर्मला जैन ने भी परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना है। तो 3 जनों ने प्रथम उपन्यास माना है, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और डॉक्टर निर्मला जैन ने परीक्षा गुरु को श्रीनिवास दास जी का था ना, जो परीक्षा गुरु, उसको प्रथम उपन्यास माना है। ये अपन इस उपन्यास की बात करेंगे दूसरे लेक्चर में, जो आपके एनटीए पाठ्यक्रम में शामिल है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरीदास शर्मा का उपन्यास है, जो डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना है। तो सबसे पहले लेखक परिचय की बात कर लेते हैं। पंडित गौरीदास शर्मा, इनका जन्म पंजाब राज्य के लुधियाना नामक नगर में हुआ था। किस नगर में हुआ था? लुधियाना नामक नगर में हुआ था। कब हुआ था? 1836 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था पंडित साधु मिश्र, जो प्रसिद्ध तांत्रिक व शाश्वत ब्राह्मण थे। पंडित गौरीदास शर्मा देवनागरी के प्रथम प्रचारक व अन्य भक्त थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि देवनागरी के प्रथम प्रचारक कौन थे? देवनागरी जो भाषा है ना, लिपि, देवनागरी लिपि, उसके प्रथम प्रचारक कौन थे? तो पंडित गौरीदास शर्मा। पंडित गौरीदास शर्मा ने मेरठ, उत्तर प्रदेश में 16 जुलाई 1893 को नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। पंडित गौरीदास शर्मा ने 16 जुलाई 1893 को नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। फिर उन्होंने 1894 में उत्तर प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन दिया, और उस ज्ञापन में क्या लिखा था कि अदालतों में जो देवनागरी लिपि को स्थान मिलना चाहिए। जो अदालत है, उस अदालत में जो अंग्रेजी भाषा का माध्यम बना हुआ है
पत्रों का, उस अदालतों में देवनागरी लिपि को भी स्थान मिलना चाहिए। तो फिर 6 वर्ष बाद यानी कि 1894 से लगाकर 6 साल बाद यानी कि 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों और पाठशालाओं में हिंदी को पढ़ने और पढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई। फिर पंडित गौरीदास शर्मा देवनागरी लिपि के इतने विद्वान बन गए कि उन्होंने अपने अंगरखे पर देवनागरी शब्द लिखना प्रारंभ कर दिया और अभिवादन के समय भी देवनागरी कहकर किसी को भी संबोधित करते थे। इसी धुन के कारण उन्हें देवनागरी प्रचारानंद भी कहते हैं और हिंदी का सुकरात भी कहते हैं। तो इनके दो उपनाम ध्यान रखना, देवनागरी का प्रचारानंद और हिंदी का सुकरात किसका उपनाम है? तो पंडित गौरीदास शर्मा का। इन्होंने नागरी सौ अक्षर दीपिका, नागरी की गुप्त वार्ता, लिपि बोधनी, देवनागरी के भजन, गौरी नागरी कोश, देवनागरी गजट तथा नागरी पत्रिका का संपादन व प्रकाशन भी करवाया था। अब बात कर लेते हैं अपन देवरानी जेठानी की कहानी के बारे में। देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 1870 में प्रकाशित हुआ था। ये एक ऐसा उपन्यास है जो जैन धर्म, जो बणिया परिवार होते हैं, उसमें उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो रीति रिवाज होते हैं उसके बारे में इसमें उजागर किया हुआ है कि जन्म होने पर कौन कौन सी खुशियाँ मनाई जाती हैं और मृत्यु पर क्या क्या होता है और शादी पे कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया कि बच्चे के जन्म पर्व पर सभी खुश होते हैं, जबकि बालिका हो या बच्चे के जन्म पर इतना हर्षोल्लास नहीं होता है। उसके बारे में उन्होंने उजागर किया। यहाँ पे उजागर करने का मुख्य उद्देश्य नारी शिक्षा का पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस उपन्यास में बणिया परिवार के जन्म से लेकर मृत्यु तक के रीति रिवाज का वर्णन किया गया है। जो पढ़ी लिखी औरतों से क्या लाभ है और अनपढ़ औरतों से क्या परिवार और समाज में हानि होती है, उसके बारे में भी इस उपन्यास में उजागर किया गया है। पंडित गौरी दत्त ने 1870 में देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास प्रकाशित करवाया था। ये उपन्यास का प्रकाशन सर्वप्रथम 1870 में मेरठ के जीआई छापेखाने में लिथ्य पद्धति से हुआ। ये भी ध्यान रखना कि जो ये उपन्यास है ना, किस पद्धति से प्रकाशित हुआ था, तो लिथ्य पद्धति और किस जगह से प्रकाशित हुआ था, जो जीआई छापेखाने जो मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी अब भी इसकी जो पुस्तक की जो प्रति है ना, वो नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित स्थित है। तो डॉक्टर गोपाल राय, मैंने पहले ही बात कर दी है, डॉक्टर पुष्पपाल सिंह, पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है। हिंदी कोश जो 1870 से 1980 के कोशकारों ने संतोष गोयल, उषा कस्तूरिया और उमेश माथुर ने भी देवरानी जेठानी को प्रथम उपन्यास माना है। फिर हुआ क्या है कि जब 1870 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ, उसमें 500 प्रतियां प्रकाशित करवाई। सर्वप्रथम कितनी प्रतियां प्रकाशित करवाई? 500 प्रतियां, जो एक प्रति तो आज भी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित पड़ी हुई है। ठीक है ना। फिर उसके बाद में इस प्रति यानी कि ये पुस्तक जो देवरानी जेठानी की कहानी, ये मात्र
35 पृष्ठों की पुस्तक है। कितने पृष्ठों की? 35 पृष्ठों की। और प्रति जो पुस्तक या प्रति है उसको 12 आना इसका मूल्य था उस समय। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना कि कितने पृष्ठों में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था, तो 35 पृष्ठों में। कितने पृष्ठों में? 35 पृष्ठों में। और प्रत्येक प्रति पर कितना मूल्य आंका गया था? 12 आना। इस उपन्यास को नारी शिक्षा विषय कृति कहकर इस उपन्यास को उपन्यास की श्रेणी में नहीं रखा गया। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। मैंने बता दिया आपको, ये मात्र 35 पृष्ठों की छोटी सी औपन्यासिक कृति जो तत्कालिक सामाजिक समस्या को सूक्ष्म दृष्टि से देखा गया है। बाल विवाह, इसमें बाल विवाह का वर्णन किया गया है। विधवा विवाह का वर्णन मिलता है। विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों के आभूषण, प्रियता की वृत्ति, नारी शिक्षा की समस्या, यानी कि घर में सास व बहुओं का अपमान आदि समस्याओं का वर्णन किया गया है। अब इस उपन्यास की भाषा है वो कोरवी जन भाषा है। कोरवी जन यानी कि ग्रामीण भाषा, जो किस्सा गोई शैली का एक अनूठा प्रयोग किया गया है। इस उपन्यास की रोचकता और समाज सुधार की दृष्टि से प्रभावित होकर पश्चिम देश के अधिकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर ने 24 जून 1870 को पत्र द्वारा गौरीदत्त शर्मा को 100 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया। अब एग्जाम में आ सकता है कि देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास पर पंडित गौरीदत्त शर्मा को 100 रुपये का पुरस्कार किसने प्रदान किया था? तो ध्यान रखना, पश्चिम देश के अधिकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर जी ने दिया था। ठीक है ना। अब इस उपन्यास के पात्रों की बात कर लेते हैं। तो इस उपन्यास में मुख्य पात्र है सर्वसुख। अब सर्वसुख के 2 बेटे हैं। प्रथम बेटा, दूसरा बेटा। बड़ा बेटा का नाम है दौलत राम। बड़े बेटे का नाम है दौलत राम और छोटे बेटे का नाम है छोटे लाल। तो सर्वसुख के 2 बेटे हैं, दौलत राम, और छोटे बेटे का नाम है छोटे लाल। अब होता ये है कि सर्वसुख एक संपन्न परिवार का बढ़िया था, जो आड़त की दुकान थी। किसकी दुकान है? आड़त की दुकान है। मेरठ में पैसे वाला था, आड़त की दुकान है। तो इस आड़त की दुकान में दौलत राम कम पढ़ा लिखा था, तो वो इसके पिताजी सर्वसुख के साथ दुकान में जाता था और काम करता था, जबकि छोटे लाल अपने पढ़ाई में व्यस्त रहता था। फिर धीरे धीरे इस परिवार में दौलत राम की शादी भी हो जाती है, जो एक अनपढ़ ज्ञानो नाम की स्त्रियों से होती है, जबकि छोटे लाल की शादी आनंदी या पार्वती नाम की तहसीलदार की पुत्री से होती है, जो पढ़ी लिखी होती है। तो सर्वसुख उपन्यास का प्रमुख पात्र है, जो मेरठ का एक अग्रवाल बढ़िया है। उसकी मंडी में आड़त की दुकान है। यहाँ पे दुकान शब्द गलत आया है, ठीक है, तो दुकान में बड़ा ऊ की मात्रा लगा देना, ठीक है, इससे ही होगा। तो आड़त की दुकान है। दौलत राम सर्वसुख का बड़ा बेटा है, जो अशिक्षित है तथा पिता की दुकान संभालता है, जबकि छोटे लाल सर्वसुख का छोटा बेटा है। वह पढ़ा लिखा तथा समझदार है। वह एक दफ्तर में कार्य करता है। वो दफ्तर कौन सा है? यही दफ्तर होगा, ठीक है ना, मंडी में दफ्तर होता है, उसी में बाद में कार्य करेगा।
तो पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी है। पार्वती कौन है? बड़ी बेटी, तथा उसका विवाह दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में। जबकि सर्वसुख की छोटी बेटी का नाम है सुखदेई। छोटी बेटी का नाम है सुखदेई, जिसका विवाह बंशीधर कबाड़ी के यहाँ आपुड़ में हुआ है, जो अभी गौना होना बाकी है। इसका गौना होना बाकी, ध्यान रखना। 3 साल बाद में इसका गौना हो जाता है। कितने साल बाद में? 3 साल बाद। तो सुखदेई जो सर्वसुख लाल की छोटी बेटी है, जिसका विवाह बंशीधर कबाड़ी के यहाँ आपुड़ शहर में हुआ है। ज्ञानो दौलत राम की पत्नी है। जो सर्वसुख लाल का जो बड़ा बेटा है ना, दौलत राम, उसकी पत्नी है, जो एक और घर की बड़ी बहू है, जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, जो सदैव सास और देवरानी की बुराई करती रहती है। छोटी बहू जिसका नाम कहीं कहीं आनंद भी मिलता है और कहीं कहीं पार्वती भी मिलता है इस उपन्यास में, ठीक है ना? ये भी ध्यान रखना, आनंदी या पार्वती, छोटी बहू का नाम, जो छोटे लाल की पत्नी है, जो इस उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है, जो पढ़ी लिखी तथा समझदार है, और इनके पिताजी RS अधिकारी है, तहसीलदार है, ठीक है ना? नन्हे छोटे लाल का बड़ा बेटा है, जो बचपन में बीमारी का शिकार हो जाता है, शिक्षित है और समझदार है। मोहनलाल जो छोटे लाल का छोटा बेटा है। तो छोटे लाल के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है नन्हे और छोटे बेटे का नाम है मोहन, जो 5 वर्ष तक जाटनी के पास रहा है। क्योंकि आनंदी या पार्वती जब नन्हे और मोहन का जन्म हुआ तब बीमार हुई थी, तब अपने स्तन से दूध नहीं आ रहा था, तब इन्होंने एक जाटनी को मोहन को दे दिया था पालन पोषण करने के लिए। तो बच्चों को दूध पिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जाटनी ने, और बचपन में जुआरी द्वारा अपहरण हो जाता है ये मोहन, ठीक है ना? इसका भी ध्यान रखना आप। फिर है कन्हैया लाल दौलत राम का बेटा है और मूलिया का भाई है। ये मूलिया दौलत राम की बड़ी बेटी का नाम है, ठीक है? और दौलत राम के बड़े बेटा का नाम है कन्हैया, जबकि मोहन कौन है? छोटे लाल का छोटा बेटा, ठीक है ना? बड़े का नाम है नन्हे और छोटे का नाम है मोहनलाल। मूलिया दौलत राम की बेटी है, जिसका विवाह अतरौली में चुन्नीलाल कसेरे के बेटे से हुआ है। अब अन्य पात्र भी देख लेते हैं इसमें। अन्य पात्र कौन कौन है? मुंशी टिकट नारायण हरसाई काबली, जो मेरठ शहर के अमीर हैं, ठीक है? लाला बुलाकी दास, जो मदरसे में नौकर हैं। दिल्ला पांडे पुरोहित। मिश्रानी, ये मिश्रानी पड़ोसनी है, जो सर्वसुख की जो छोटी बेटी होती है ना, सुखदेई, वो मिश्रानी से नागरी पढ़ने लगती है। डूंगर, ये दौलत राम का ससुर है। दौलत राम का ससुर और ज्ञानो का पिता। जो दौलत राम की पत्नी है ना ज्ञानो, उसके पिता का नाम है डूंगर, ठीक है? लाला दीनदयाल
जो छोटे लाल का ससुर और गुड़गांव का तहसीलदार है। यानी कि लाला दीनदयाल कौन है, जो गुड़गांव के तहसीलदार हैं और पार्वती या आनंदी का पिता है। फिर है राम प्रसाद मझोली, जो ज्ञानों का भाई है, यानी कि दौलत राम का साला। गंगाराम यानी कि छोटी बहू का भाई, यानी कि आनंदी या पार्वती का भाई, यानी कि छोटे लाल का साला है ये। भगवान देई यानी कि छोटी बहू की बहन है, यानी कि छोटे लाल की साली है भगवान देई। नथिया, नथिया ज्ञानों की सहेली है। कृपी, एक कृपी पात्र आप ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। ये छोटी बहू के मामा की बेटी है जो विधवा हो जाती है, यानी कि कम उम्र में विधवा हो जाती है। इसके बारे में इस उपन्यास में बखूबी से इस उपन्यास को उजागर किया है इस पात्र ने। और जुम्मी या मुन्नी नन्हे की पत्नी, यानी कि छोटे लाल की बड़ी बहू जुम्मी, जुम्मी या मुन्नी, जुम्मी मुन्नी। और शिव दयाल सुखदेई का बेटा, शिव दयाल कौन है, सुखदेई का बेटा। और ज्ञान चंद कौन है, सुखदेई का भांजा, सुखदेई का भांजा। अब मैं आपको एक बार पात्रों का वापस जिक्र कर दूं समझाते हुए। यहाँ पे रख लेता हूँ सर्व सुख, ध्यान से समझना। सर्व सुख, तो सर्व सुख या लाला, इसका दूसरा नाम लाला भी मिलेगा आपको, ठीक है। सर्व सुख लाल या लाला, जो मेरठ के एक संपन्न परिवार में इनका जन्म होता है। माँ बाप 5 वर्ष की अवस्था में ही हैजे के शिकार से मृत्यु हो जाती है। सर्वसुख लाल के माता पिता, किस बीमारी से मृत्यु हो जाती है पिता की और माता की, हैजे से। किससे, हैजे से। किस वर्ष में, 5 वर्ष का जब सर्वसुख लाल होता है तब इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है हैजे से। तब इनका लालन पालन इनके चाचा करते, ठीक है ना, चाचा ने किया था। फिर सर्वसुखलाल ने मेरठ में आड़त की दुकान खोल देते हैं। किसकी दुकान खोल देते हैं, आड़त की दुकान खोल लेते हैं। फिर सर्वसुखलाल की शादी हो जाती है। फिर इनके 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां होती हैं। तो बड़े बेटे का नाम तो दौलत राम, छोटे बेटे का नाम है छोटे लाल, छोटे लाल। 2 पुत्रियां हो जाती है, 2 पुत्रियां होती है, ठीक है ना। तो बड़ी बेटी का नाम तो पार्वती, ध्यान रखना पार्वती छोटे लाल की पत्नी भी थी, आनंद या पार्वती। बड़ी बेटी का नाम पार्वती और दूसरी छोटी बेटी का नाम था सुखदेई। अब पार्वती, जो बड़ी बेटी है ना पार्वती, इनका विवाह दिल्ली में होता है। पार्वती का विवाह कहाँ होता है, दिल्ली में। और छोटी बेटी है सुखदेई, सुखदेई जो अभी गौना 3 साल बाद में गौना हो जाता है इसका, ठीक है। शादी हो गई थी, गौना बाकी था, तो 3 साल बाद में गौना भी हो जाता है। और गौना कहाँ पे होता है, बंसी लाल कबाड़ी के घर हापुड़ शहर में, ठीक है ना। अब बड़े बेटे जो दौलत राम है, बड़े बेटे दौलत राम पापा के साथ दुकान पर काम पर जाता है और छोटे लाल पढ़ता है मदरसे में। जो छोटे लाल है वो कहाँ पढ़ता है, मदरसे में, ठीक है। फिर दौलत राम की शादी खर्जे में ज्ञानों से हुई। खर्जे स्थान का नाम है खर्जे। दौलत राम की शादी कहाँ पे हुई, खर्जे में। किसके साथ, ज्ञानों के साथ में। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप ध्यान रखो।
कर्जे में हुई, जो एक अनपढ़ थी और उनके पिता का नाम था डूंगर। ज्ञानो के पिता का नाम था डूंगर। छोटालाल की शादी गुड़गांव के तहसीलदार की पुत्री आनंदी या पार्वती से हुआ, जो इस उपन्यास में प्रमुख पात्र है। ठीक है ना, तो दोनों बहू हो गई। फिर होता क्या है, होता है कि घर में झगड़ा वगड़ा होता है। ठीक है ना, घर में क्लेश वगैरह होता है, दोनों देवरानी जेठानी आपस में लड़ती रहती है। तो जेठानी देवरानी को कुछ न कुछ बोलती रहती है चिढ़ाने के लिए, जबकि देवरानी पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो ज़्यादा झगड़ा नहीं करती। फिर भी जेठानी उससे झगड़ा करती रहती थी। तो सुखदेई मिश्रानी से नागरी पढ़ने लगती है। जो सुखदेई है ना, वो मिश्रानी जो पड़ोसिनी है ना, उसके पास में नागरी पढ़ने लगती है। छोटेलाल पढ़ लिख कर बापूजी के दफ्तर में कार्य करने लगता है। कौन? छोटेलाल पढ़ लिख लेता है, फिर उसके बाद में अपने बापूजी के दफ्तर में कार्य करने लगता है। और प्रतिमा उसको शुरुआत में मिलता है 15 रुपये छोटेलाल को। किस रूप में? नौकर के रूप में। नौकर के रूप में 15 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। फिर यहीं पे बापूजी के दफ्तर में छोटेलाल बाबू बन जाने पर, क्या बन जाने पर? बाबू, कलरक बनने पर, बाबू बन जाने पर उसको प्रति माह 40 रुपये मिलते हैं। कितना मिलता है? प्रति माह 40 रुपये मिलता है। यानी कि बाबूजी के दफ्तर में जब कार्य करता है शुरुआत में नौकर के रूप में, तब तो उसको 15 रुपये प्रति माह मिलता है। ठीक है ना, 15 रुपये प्रति माह। जब ये उसी दफ्तर में बाबू बन जाता है तो उसको 40 रुपये प्रति माह के रूप में वेतन मिलता है। इस उपन्यास में एक जिक्र भी हुआ है कि छोटेलाल की पत्नी आनंदी या पार्वती उपन्यास में एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, ठीक है, रामनवमी आदि पर्व पर, एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्व पर घर में सूरदास और तुलसीदास के भजन गाती थी। तो एग्जाम में पूछ ले कि देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास में एकादशी, जन्माष्टमी और रामनवमी पर सूरदास और तुलसीदास के भजन कौन गाती थी? ऑप्शंस में देगा, ज्ञानो भी देगा, पार्वती या आनंदी। तो कौन गाती थी? देवरानी यानी कि आनंदी गाती थी या पार्वती गाती थी। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। फिर दौलतराम और छोटेलाल की पत्नियां देवरानी जेठानी घर में झगड़ा करती है। तब दौलतराम और छोटेलाल दोनों अलग हो जाते हैं। तो दौलतराम के घर पे क्या होती है? लड़की का जन्म होता है। ठीक है ना, लड़की का जन्म होता है। उस लड़की का नाम होता है मूलिया का जन्म होता है। तब तो दौलतराम के घर में तो खुशी नहीं होती है। जब दौलतराम के घर में लड़की का जन्म होता है तब तो खुशी नहीं होती है। जबकि छोटेलाल के घर, किसके घर? छोटेलाल के घर में लड़का का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? लड़का। उस लड़के का नाम है नन्हे। तब घर में खुशी होती है। फिर सर्व सुखलाल या लाला जी घर में मिठाई बांटते हैं और पड़ोसियों को दावत भी देते हैं।
उत्सव भी मनाते हैं, जबकि लड़की का जन्म होने पर उत्सव वगैरह नहीं मनाते हैं। इस उपन्यास में पंडित गौरीदत्त शर्मा ने अति महत्वपूर्ण बता रहा हूँ भूमिका में लिखा है, क्या लिखा है भूमिका में, कि दया उनकी मुझ पर अधिक विध से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कही, बना अपनी पुस्तक में लेबे वही, दया से कृपा से समा रीति से, छिपावे बुरों को भलो प्रीति से। तो किसकी भूमिका में लिखा है, तो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में भूमिका में गौरीदत्त शर्मा ने लिखा है कि दया उसकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कही, बना अपनी पुस्तक में लेबे वही, दया से कृपा से समा रीति से, छिपावो बुरों को भलो प्रीति से। फिर इसी उपन्यास में जो दौलत राम की बड़ी पुत्री मूलिया द्वारा एक गीत गाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। सांजीरी क्या ओढ़े क्या पहनेगी, काहे का शीश गुदावेगी, चालो ओढ़ोगी मसरूफ पहनूंगी, सोने का शीश गुदाऊंगी। तो ये कथन या पंक्तियाँ किसकी हैं, सांजीरी क्या ओढ़े क्या पहनेगी, तो ये मूलिया द्वारा गीत गाया जाता है इस उपन्यास में, ये भी ध्यान रखना। जब नन्हे की शादी पर गीत, नन्हे खुद एक पंक्ति यानी कि छंद, इसको छंद भी बोल सकते हैं अपन, छंद, इसमें छंद नाम से उल्लेख किया है कि छंद, तो अपन छंद भी बोल सकते हैं। तो नन्हे की शादी में खुद नन्हे चार छंद गाता है, स्वयं खुद गाता है। पहले 3 छंद गाता है, तो पहले 3 छंद गाता है, ठीक है ना। तो उसको प्रति छंद पर 1 रुपया भेंट मिलता है, प्रति छंद पर 1 रुपया भेंट मिलता है, ठीक है। तो नन्ही की शादी पर नन्हे पहला छंद कौन सा गाता है वो देखो, चंद पिरा की आइया और चंद पिरा की जोड़ा, दूसरा छंद जब कहूँगा जब ससुर देगा घोड़ा, यानी कि चंद पिरा की आइया चंद पिरा की जोड़ा, दूसरा छंद जब कहूँगा जब ससुर देगा घोड़ा, यानी कि चंद पिरा की आइया और चंद पिरा की जोड़ा, यानी कि दूसरा छंद मैं उसी समय कहूँगा जब मेरा ससुर जी मुझे घोड़ा उपहार में देंगे। फिर दूसरा छंद भी कहता है, दूसरा छंद क्या क्या कहता है कि चंद पिरा की आइया चंद पिरा की धार, अब का छंद जब कहूँ जब सासू देगी हार, यानी कि पहला छंद तो कब होगा जब मुझे ससुर जी उपहार में घोड़ा देगा, और दूसरा छंद फिर गा के कहता है कि इसके बाद में तीसरा छंद मैं उस समय कहूँगा जब मुझे सासू हार भेड़ देगी, हार होता ना वो भेड़ देगी, तो मैं तीसरा छंद कहूँगा। फिर तीसरा छंद भी गा लेता है। तो चंद पिरा की आइया चंद पिरा की बोता, धोसा लेके ब्याने आया सर्व सुख लाल का पोता। तो फिर वहाँ पे बहुत सारी स्त्रियाँ हंस लेती है, हंसी मजाक उड़ाती है, और फिर वहाँ पे स्त्रियाँ कहती है कि आपने 3 छंद तो कह दिया, अब चौथा भी छंद पूरा कर दो। तो वो चौथा छंद के बारे में बताते हैं। चंद पिरा की आइया चंद पिरा की खुरमा, तुम्हारी बेटी ऐसे रखूं जैसे आँखों में सुरमा। ठीक है, ये चारों छंद ध्यान रखना है इस उपन्यास से। अब इस देवरानी जेठानी कथानक वो मूल संवेदना क्या है। देवरानी जेठानी कहानी
उपन्यास की रचना यथापरक दृष्टि से की गई है, जिसमें तत्कालीन समय में बनियों के घर में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ होता है उन क्रियाकलापों को सफलतापूर्वक दिखाने का प्रयास किया है। लेखक ने इसकी भूमिका में लिखा है कि इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा जो आजकल बड़ियों के घर में हो रहा है, बाल बराबर भी इसमें अंतर नहीं है। यानी कि जो लेखक ने देखा है, जैसा अभी वर्तमान में चल रहा है बड़ियों के घर में, उसी के बारे में इसमें उजागर किया हुआ। बनावटी बातों का उन्होंने अपने मन से कोई मन गढ़ंत बातें नहीं की है। इस उपन्यास की रचना स्त्री शिक्षा को केंद्र में रखकर की गई है, जिसका मूल उद्देश्य क्या है? स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्रदान करना, ताकि शिक्षित होकर घर का सारा काम अच्छी तरीके से करे, सास ससुर और पति की सेवा करे, हमेशा सास ससुर की आज्ञा का पालन करे, अतिथियों से अच्छा व्यवहार करे, घर में सभी को खुश रखे और बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण करे। इस उपन्यास के प्रथम संस्करण की भूमिका में लेखक ने स्पष्ट रूप से लिखा है। क्या लिखा है देखो, अति महत्वपूर्ण है कि स्त्रियों को पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई है सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी है, परंतु मैंने इस कहानी को एक नए रंग और नए ढंग में लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष को पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। देवरानी को लेखक ने अपना आदर्श मानकर प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि जो पढ़ी लिखी थी। क्योंकि अगर पढ़ी लिखी स्त्रियाँ होती है तो वो झगड़ा भी कम करती है। उपन्यास की बात के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। बच्चों का पालन पोषण भी अच्छी तरीके से करती है, रख रखाव भी अच्छी तरीके से करती है। जबकि देवरानी जो पढ़ी लिखी थी, जबकि जेठानी ज्ञानो वो अनपढ़ थी। जब उनका बच्चा कोई बीमार हो जाता था तो वो डॉक्टर के पास में ना जाकर ओझा के पास में जाती थी, झाड़ा वाड़ा डलवाती थी। इस उपन्यास में ऐसा लिखा हुआ मिलता है। जेठानी अनपढ़ होने के कारण ठीक अपनी देवरानी के विपरीत रहती थी। वह न सिलाई कढ़ाई ही जानती थी, अपने घर को स्वच्छ रखती है, न अपने बच्चों को साफ सुथरा रखती है, न ही उसका ठीक ढंग से पालन पोषण करती है। बच्चों को बीमारी का टीका नहीं लगवाती है। उनके बीमार होने पर डॉक्टर के पास न ले जाकर ओझा और फकीरों के पास ले जाती है। सास ससुर से झगड़ा करती है, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करती है, पति से हमेशा सास और देवरानी की बुराई क्या करती है। तो ये अनपढ़ होने का इसमें बताया गया है। जेठानी केवल उपले ठोकना, धागा काटना, अनाज साफ करना, गेहूँ पीसना, इसमें आटा शब्द लिखा है, आटा नहीं होता है, गेहूँ होता है। गेहूँ पीसना, बर्तन धोना आदि मोटे कामों को अच्छी तरीके से कार्य करती है। कौन? ज्ञानो। इस उपन्यास का प्रमुख तात्पर्य ये है कि अशिक्षित और मूर्ख स्त्रियां पारिवारिक जीवन को नरक तुल्य बना डालती हैं, जबकि शिक्षित और विवेकशील स्त्रियां नरक तुल्य घर को भी स्वर्ग में परिणित कर देती है। तो इसी उपन्यास पर आधारित मुझे एक कहानी याद आ रही है, प्रेमचंद की बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है बड़े घर की बेटी, जिसमें आनंदी इस कहानी की प्रमुख नारी पात्र होती है, जो पढ़े लिखे परिवार से आती है और उस घर को स्वर्ग में परिणित कर देती है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। आनंदी, उसका भी नाम आनंदी होता है, और इसमें भी छोटेलाल की पत्नी का नाम आनंदी या पार्वती नाम मिलता है। इस उपन्यास में लेखक ने देवरानी के चरित्र में नैतिक मूल्यों को रखा है, जिसके माध्यम से तत्कालीन समाज में व्याप्त अशिक्षा, अंधविश्वास, कलह का मतलब झगड़ा होता है, ठीक है ना। कलह का मतलब झगड़ा, अज्ञान और अनेक तर्कहीन रूढ़िवादित्व को दिखाने का भरसक प्रयास किया है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को केंद्र में तो स्त्री शिक्षा को रखा गया है। सर्वसुख दास की पत्नी
की पत्नी अपनी बड़ी बहू के व्यवहार को देखकर अपने पति से दोनों यानी कि देवरानी जेठानी को अलग करने की बात कहती है। तब लाला सर्व सुखलाल जी क्या बताते हैं अपनी पत्नी को कि समाज में अपनी इज्जत की चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्टे मारेंगे कि फलाना के घर में लुगाइयों में लड़ाई हुई थी जो उसने अपने बेटों को जुदा कर दिया। देखो ये कैसी बहू आई है, उसने हमारी बातों में बट्टा लगाया है और घर तीन तेरह कर दिया है। उपयुक्त कथनों के आधार पर तत्कालीन समाज में स्त्रियों को लेकर प्रचलित रूढ़िग्रस्त मानसिकता पूर्वाग्रहों का अंदाजा लगा सकते हैं। जब लाला सुखदास के बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी को लड़की पैदा होती है, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है ना, लड़की पैदा होती है, उस लड़की का नाम याद है आपको? मैं बता देता हूँ, मूलिया। उस लड़की का नाम मूलिया होता है। जब मूलिया का जन्म होता है तब घर में खुशियाँ नहीं मनाई जाती है दौलत राम के घर में, जबकि छोटे लाल के घर में लड़के का जन्म होता है, नन्हे नाम होता है उसका, नन्हे नाम। तब उसके घर में सर्व सुखलाल मिठाइयाँ बांटते, आसपास वालों को आमंत्रित करते, दावत देते ऐसे। तो फिर लाला जी को दुख व्यक्त करते हुए लड़कियों के बारे में कहते हैं कि ले भाई लौंडियों ने घर घेर लिया है। तो ये कथन भी आप ध्यान रखना, ले भाई लौंडियों ने घर घेर लिया, किसका है? तो लाला सर्व सुख लाल का कथन है। जब कुछ समय बाद लाला सर्व सुखदास की छोटी बहू को लड़का पैदा होता है तो वहाँ खुशियाँ मनाई जाती है। वही मैंने पहली बात बताई है कि नन्हे का जन्म होता है तो खुशियाँ मनाई जाती है, लोगों को घर में मिठाई बांटी जाती है, दान दिए जाते हैं, सगे संबंधियों को दावत दी जाती है। जबकि जिस घर में लड़की पैदा होती है वहाँ पर घर पूरा उदासी वाला माहौल छा जाता है। जब नन्हे और मोहन लड़कियों के साथ खेलता है, गीत गाता है, तो उसकी माँ उसे कहती है कि लौंडे लौंडियों के बीच में नहीं रहते। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री को मात्र एक वस्तु के अलावा कुछ नहीं समझा गया है, क्योंकि पितृसत्ता का समर्थन करने वाला कोई भी समाज निरपेक्ष रूप से स्त्रियों के हक की बात कभी नहीं करता। पंडित गौरीदत्त शर्मा द्वारा लिखित इस उपन्यास में तत्कालीन भारतीय समाज में स्त्रियों के साथ हो रहे असमानतापूर्ण व्यवहार की अभिव्यक्ति को देखा जा सकता है। और इस उपन्यास में बाल विवाह का विरोध किया गया। जब देवरानी के लड़के के लिए कई जगह से सगाई आती है तो वह कहते हैं कि अभी इसका साफ नहीं दिख रहा है इसमें, इस उपन्यास में बाल विवाह का विरोध किया गया। जब देवरानी यानी कि छोटे लाल की पत्नी के लड़के के लिए कोई रिश्ता आता है तब वो कहती है कि 15-16 वर्ष का होगा तब विवाह सगाई करेंगे, तब उसके लिए कोई रिश्ता वगैरह देखेंगे। तब उनके सास ससुर कहते हैं, आलोचना करके भय दिखाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं सास ससुर ये तुम क्या जब करे हो, जब सियाना हो जाएगा कौन विवाह सगाई करेगा। लोग कहेंगे कि ये जाति में खोटे होंगे जो अब तक विवाह नहीं हुआ। उपयुक्त कथनों के आधार पर बाल विवाह के संबंध में प्रचलित रूढ़िग्रस्त परंपरा का इस उपन्यास में देखने को मिलता है। फिर एक जगह विधवा विवाह का उल्लेख भी मिलता है, ये भी ध्यान रखना। विधवा विवाह का उल्लेख भी मिलता है और वो विधवा विवाह कौन कृपी का उल्लेख मिलता है, विचार भी इसमें हुआ। और विधवा विवाह के समर्थन करने के लिए पुनः समर्थन किया है कि इस उपन्यास में बाल विधवाओं पर भी विचार करते हुए उनके पुनर्विवाह का समर्थन किया। एक स्थान पर छोटे लाल की बहू के मामा की लड़की का नाम है कृपी। असमय यानी कि 10 वर्ष की अवस्था में उसकी
शादी हो जाती है और वो विधवा हो जाती है। उसको देखकर दुखी स्त्री आपस में वार्तालाप करती है। क्या कहती है कृपी के बारे में जो विधवा हो जाती है? देखकर कहती है कि इस लौंडियों ने देखा ही क्या है, ये क्या जानेगी कि मैं भी जगत में आई थी। किसी के किसी के जी की कोई क्या जाने, जिसके जी में क्या क्या आता होगा। उसके साथ की लौंडिया अच्छा खावे पहने हैं, हंसे हैं, बालजे है, गावे है, बजावे है। क्या इसका जी नहीं चाहता होगा? सात फेरे की गुनहगार है जो हमारी जाति में पड़े मुसलमान साहब लोग में दूसरा विवाह हो जाता है। यानी कि कृपी के बारे में उन्होंने बताया कि उसकी कम उम्र में शादी हो जाती है और उसने क्या देखा है, अभी तो कुछ देखा ही नहीं था, उस इतने में वो विधवा हो गई थी। फिर वहाँ पे स्त्रियाँ कहती है कि हमारी जाति में मुसलमान और मुसलमान और सब लोगों में दूसरा विवाह हो जाता है। अब तो बंगालियों में भी दूसरा विवाह होने लगा, जाटों में भी होने लगा, गुर्जरों में भी होने लगा, नाई में भी होने लगा, धोबी में भी होने लगा, कहार और आहिर जातियों में भी विवाह होने लगे हैं। ऐसा जो जिस स्त्री का उसके पति से संभाषण नहीं हुआ और विवाह के पीछे पति का देहांत हो जाए, वह पुनर्विचार योग्य है। इस उपन्यास में ऐसी भी बातें मिलती हैं वहाँ पे कुछ स्त्रियों द्वारा। उपन्यास की भाषा तो किस्सा गोई है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब इस उपन्यास में कुछ प्रमुख घटनाक्रम है वो देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था जिसकी मंडी में आड़त की दुकान थी। उसके पास धन दौलत हवेली आदि सब कुछ था। अब उसके पास में धन दौलत हवेली था, तो अब बाद में बंटवारा होता तो बड़े बेटों को क्या मिलेगा और छोटे बेटों को क्या मिलेगा वो अपन अंत में बात करेंगे, ठीक है ना। सर्वसुख लाल के माता पिता हैजे के कारण मर गए। 5 वर्ष का था तब वो हैजा हो जाता है और इनके माता पिता का देहांत हो जाता। तब चाचा ने सर्वसुख लाल को पाला और पहले गलियारे में फेरी का सामान बेचता था सर्वसुख, फिर परचून की दुकान कर ली थी। सर्वसुख के 2 लड़के थे, बड़ा बेटे का नाम दौलत राम व छोटे बेटे का नाम छोटे लाल। 2 लड़कियां था, बड़ी पार्वती और छोटी सुखदेई। बड़ा बेटा दौलत राम पिता के साथ दुकान पर जाने लगा और छोटा बेटा मदरसे में पढ़ने लगा। और सुखदेई थी ना, छोटी पुत्री सर्वसुख लाल की, वो मिश्रानी पड़ोसनी से नागरी पढ़ने लगती है। सर्वसुख लाल या लाला जी ने दोनों बेटों तथा बड़ी बेटी का विवाह कर लिया। छोटी बेटी का विवाह हो गया किंतु गौना बाकी होने के कारण वह अभी ससुराल नहीं गई है, यानी कि उनके घर में ही है, लाला जी के घर में। लाला जी यहाँ पे सर्वसुख लाल के लिए आए, ये भी ध्यान रखना। बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी अनपढ़ थी तथा छोटे बेटे की पत्नी पढ़ी लिखी थी। बड़ी बहू ननद तथा अपनी देवरानी का प्रेम देख उससे भी इच्छा करती थी। सुखदेव का भी फिर गौना हो गया था। 3 साल बाद में सुखदेव का फिर गौना हो जाता है। हाँ, छोटा लाल व उसकी पत्नी में बहुत प्रेम तथा दोनों एक दूसरे की सलाह से कार्य करते थे। क्योंकि पढ़े लिखे थे। जेठानी को घर का काम तथा भोजन पकाना भी सही ढंग से नहीं आता था, इस कारण देवरानी को ही दोनों वक्त का भोजन बनाना पड़ता था। सुखदेव ने ससुराल से घर चिट्ठी भेजी तो छोटी बहू ने पढ़कर सुनाई, वह उसका जवाब भी लिख भेजा। क्यों? सुखदेव ने जब सुखदेव का गौना हो जाता है फिर उसके बाद में चिट्ठी भेजी जाती है, तो फिर वो छोटी बहू होती है ना आनंद या पार्वती, वो पढ़कर सुनाती है। एक दिन देवरानी जेठानी में बहुत लड़ाई हुई। उसे देखकर सर्वसुख दास ने अपने दोनों बेटों को अलग कर दिया और खुद सर्वसुख लाल छोटे बेटे के साथ रहने लगा। और उसकी पत्नी थी ना सर्वसुख दास की, वो
सर्वसुखलाल फिर उन दोनों बेटों को जुदा कर दिया, तो खुद तो छोटे बेटे के साथ रहने लग गया, और जो इसकी पत्नी थी ना वो बड़े बेटे के साथ रहने लग गई सर्वसुखलाल की। बड़े बेटे के यहाँ एक दिन बेटी पैदा हुई, वही मूलिया पैदा हुई, और छोटे बेटे के यहाँ बेटे ने जन्म जन्म लिया, नन्हे ने जन्म लिया, पहले ही बता दिया आपको। पोते के जन्म की खुशी में सर्वसुख ने समाज के लोगों को दावत दी, दान दिया, मिठाइयाँ बांटी, तथा बेटी के जन्म पर वह उदास हो गया। एक दिन दौलत राम की पत्नी ज्ञानो बीमार हो गई, वह बेटी की आंखें भी दुखने लगी। ज्ञानो ने परहेज नहीं किया, इसलिए कि बीमारी बढ़ गई। दोनों में आंखों में दवाई डालना भी किसी देवता का प्रकोप समझकर छोड़ दिया। बेचारे दौलत राम को ही चूल्हा फूकना पड़ा। किसी तरह वेद के इलाज से दोनों की आंखें ठीक हुई, यानी कि अनपढ़ थी तो वो जादू टोनों में ज़्यादा विश्वास करती थी, हॉस्पिटल नहीं जाती थी। दौलत राम तो छोटे लाल के यहाँ एक बेटा हुआ। छोटे लाल के दो बेटों हुए, जिसमें बड़े बेटे का नाम तो नन्हे और दूसरे बेटे का नाम मोहन था, और दौलत राम की बेटी का जन्म हुआ, उस बेटी का नाम था मूलिया। फिर उसके बाद में कन्हैया का जन्म होता है। तो ये भी ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दौलत राम के घर में दो बेटे थे। पहले बेटे का नाम तो नन्हे, और फिर नन्हे की शादी होती है तो नन्हे वो शादी में गीत गाए जाते हैं, वो चारों मैंने आपको पहले पढ़ के बता दिया। फिर दूसरे बेटे का नाम है मोहन। तो दौलत राम के घर में बड़ी बेटी का नाम है मूलिया, और छोटे बेटे का नाम है कन्हैया। ठीक है। एक बार मोहन को एक जुआरी उठाकर ले गया, उसके गहने चुरा कर उसे जंगल में एक गड्ढे में धकेल दिया, और परिवार द्वारा ढूंढने के बाद वह रात को मिल भी जाता है। मोहन का जन्म होते ही छोटी बहू को बीमार होने पर दूध न आ पाने के कारण मोहन को 5 वर्ष तक दाई माँ यानी कि जाटनी के घर पे रखा जाता है। ये भी पहले मैंने बात कर ली है। नन्ही की सगाई कई जगह से आई, पर छोटे लाल और उसकी बहू ने मना कर दिया और कहा कि 15-16 वर्ष का होगा तब विवाह सगाई करेंगे। दादा दादी ने उसका विरोध करने पर अंत में नन्ही की सगाई करनी पड़ती है। छोटे लाल की बहू मामा की बेटी कृपी 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो जाती है, जो मैंने पहले ही बता दिया है। नन्ही की शादी बुलंदशहर में जुन्नी मुन्नी के यहाँ हो जाती है, जुन्नी मुन्नी के घर। ये भी ध्यान रखना, नन्ही की शादी कहाँ हो जाती है? बुलंदशहर में होती है, और जुन्नी मुन्नी के यहाँ होती है। सर्वसुख की मृत्यु हो गई तथा 6 महीने बाद उसकी पत्नी भी मर गई, यानी कि सर्वसुख लाल और उसकी पत्नी 6 महीने के भीतर दोनों का स्वर्गवास हो जाता है। माता पिता के मरने के बाद दोनों भाइयों में पंचों द्वारा जायदाद का बंटवारा होता है। फिर बंटवारा होता है दोनों भाइयों में। तो अब जैसे दोनों भाइयों में बंटवारा होता है, जैसे दौलत राम के पास में क्या होती है? आड़त की दुकान मिल जाती है दौलत राम को तो आड़त की दुकान मिल जाती है, जबकि छोटे लाल को क्या मिल जाती है? हवेली मिल जाती है। क्या मिल जाती है? हवेली मिल जाती है। तो मंडी की दुकान तो दौलत राम को मिल जाती है बंटवारे में, और जो घर वगैरह होता है ना वो छोटे लाल को मिल जाता है। तो बड़ी बहू जो जेठानी होती है ना ज्ञानो, वो क्या करती है कि जो हवेली में अपने कमरे के जो दरवाजे वगैरह होते हैं ना वो भी उखाड़ के लेके चली जाती है फिर अंत में। अब कुछ महत्वपूर्ण कथन है वो देख लेते हैं। जब वह सायकाल के सारे दिन का थका हारा घर आता है, नून तेल का चिकना ले बैठती है। कभी कहती है मुझे गहना बना दे, रोटी जिकती लड़ती भिड़ती उसे रोटी न करके देती, कहती कि फलाने की बहू को देख गहने से लद रही है, उसका मालिक नित नई चीज़ लावे है, मेरे तो इस घर में आके भाग फूट गए। वह कहता अरे भगवान जाने भगवान रोटियों ही क्यों कर गुजारा रे, तुझे गहने पाने की सूझ रही है। ये बड़ी बहू का कथन है। किसी के सामने दूध न पिलाती, न उसको दिखलाती, गोद में ढक के बैठ जाती इसलिए कि कभी नज़र न लग जाए। नित्य टोने टोटके गड़े ताबीज करती थी, जो कोई शाना दीवाना आता उसे रुपये थैली मार ले जाता। ये भी बड़े बहू की बात कर रहा है, ठीक है ना, बड़े बहू के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वो अनपढ़ थी इसलिए वो। लाला ने दौलत राम से कहा कि ले भाई, लौंडे ने घर घेर लिया है। किसके? मूलिया का जन्म होता है ना, मूलिया का जब
जन्म होता है लड़की का, तब वो लाला जी सर्वसुख लाल जी कहते हैं कि दौलत राम के घर में जब लड़के का जन्म कर ले भाई लौंडियों ने घर घेर लिया है। हे भगवान, मैंने तेरे ऊपर बड़ी दया की, जो लौंडिया सिवाल होती तो मुझे काय को जिन्हें देती। ये भी इसी उपन्यास का कथन है। नन्हे की सगाई कई जगह से आई 15 छोटे लाल और उसकी बहू ने फिर दी, और यहाँ ये कहा जब 15-16 वर्ष का होगा तब विवाह सगाई करेंगे। बाबा दादी यानी कि दादा दादी ने कहा कि ये तुम क्या गजब कर रहे हो, जब सियाना हो जाएगा कौन विवाह सगाई करेगा, लोग कहेंगे कि ये जाति में खोटे होंगे, तब अब तक विवाह नहीं हुआ। देखो इस लौंडे ने देखा ही क्या था, किसके बारे में बात कर रहा है, विधवा कृपी के बारे में बात कर रही है आसपास की औरतें, कि देखो इस लौंडियों ने देखा ही क्या है, ये क्या जाने कि मैं भी जगत में आई थी, किसी की जी की कोई क्या जाने, जिसके जी में क्या क्या आती होगी। इसके साथ ही लौंडी अच्छा खावे पहने, ऐसे बोले गावे बजावे, क्या इसका जी नहीं चाहता होगा। 7 फेरे की गुनहगार पत्थर तो हमारी जाति में पड़े हैं। मुसलमानों और शायब लोगों में दूसरा विवाह हो जाता है, आजकल तो बंगालियों में भी होता है, गुर्जरों में भी होने लगा है, धोबियों में भी होने लगा है, अहिरों में भी होने लगा है। इस रुपये पैसा किसी की जाति नहीं, ऊपर की टिप टॉप अच्छी नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पाँव पसारे। ये भी इसी उपन्यास में कथन मिलता है। इस उपन्यास को मैं संक्षिप्त में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लेना, ठीक है ना। ध्यान से सुन लो, याद हो जाएगा। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 पंडित गौरदास शर्मा ने इस उपन्यास को लिखा था, और प्रथम उपन्यास माना था गोपाल राय, पुष्पपाल सिंह, संतोष गोयल, उषा कस्तूरिया, उमेश माथुर आदि ने। जबकि परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का, जो 1882 में प्रकाशित हुआ था, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर निर्मला जैन ने उसको प्रथम उपन्यास माना है। देवरानी जेठानी की कहानी इस उपन्यास में बड़े परिवार के जन्म से लेकर मृत्यु तक के रीति रिवाज के बारे में वर्णन किया है, और जो पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के बारे में क्या समानता है होती है वो भी बताइए। ये उपन्यास 2 भागों में है। पहला भाग तो ये कि मेरठ के जो सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया है, उसकी आड़त की दुकान है। फिर सर्वसुख का जन्म होते ही 5 वर्ष की अवस्था में उनके माता पिता की मृत्यु हैजे के कारण हो जाती है, और सर्वसुख लाल का पालन पोषण चाचा ने किया। सर्वसुख लाल की शादी हो जाती है, फिर 2 लड़कियां होती है। बड़ी बेटी का नाम पार्वती होता है, जिसका विवाह दिल्ली में हो जाता है। छोटी बेटी का नाम सुखदेई होता है, जो शादीशुदा है लेकिन गौना बाकी है। 3 साल बाद में गौना भी हो जाता है। कहाँ पे गौना हो जाता है उसका, आपुर शहर के बंशीधर कबाड़ी के घर में। अब सर्वसुख लाल के 2 बेटे होते हैं। बड़ी बेटे का नाम है दौलत राम, जो पापा यानी कि सर्वसुख लाल का बड़े बेटा दौलत राम अपने पापा के साथ दुकान पर जाता है और कार्य करता है। जबकि छोटे लाल पढ़ता है मदरसे में। सुखदेई मिश्रानी, जो मिश्रानी होती है पड़ोसनी, उसके घर पे जाती और नागरी पढ़ने लगती है। दौलत राम की शादी खर्जे में होती है डूंगर जी की पुत्री ज्ञानों से, जो एक अनपढ़ थी। छोटे लाल की शादी भी हो जाती है, गुड़गांव के तहसीलदार होते हैं, उनके तहसीलदार की पुत्री आनंदिया पार्वती के साथ, जो इस उपन्यास में प्रमुख नारी पात्र हैं। छोटे लाल पढ़ा लिखा है, बापूजी के दफ्तर में कार्य करता है। नौकर के रूप में जब कार्य करता तब तो 15 रुपये वेतन मिलता है प्रति माह। जब बाबू बन जाता है उसी दफ्तर में, तब उसको 40 रुपये वेतन मिलता है प्रति माह। छोटे लाल की पत्नी आनंदी या पार्वती एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी जब त्यौहार होता है उस समय तुलसीदास और सूरदास के भजन गाती है घर में। जब सुखदेई का गौना हो जाता है 3 साल बाद में, तो वो अपने ससुराल चली जाती है, ठीक है ना। ससुराल से एक पत्र लिखती है अपने पिता के घर पर, जो सुखदेई
के भांजे के साथ में भेजती है। भांजे का नाम होता है ज्ञानचंद। उसके साथ भेजती है और कहती है कि सुखदेई एक पत्र लिखती है अपने पिता के घर, जो सुखदेई का भांजा ज्ञानचंद्र लेकर आता है। और उसमें क्या लिखा है कि लाला जी से पूछा, लाला जी से माँ पूछ देगी, जो मेरी नत बन गई वो तो मेरे भांजे ज्ञानचंद के साथ भेज देना, और भाई की बोझ प्रबंध की पोथी जो तुम्हारे पास है थोड़े दिन के लिए भेज देना। सुखदेव क्या कहती है अपने पत्र में कि पापा जी, जो माँ को पूछ लेना आप कि मेरे लिए वो जो सोने की नथ बनाई थी, वो नथ सोनार ने बना के रख दी कि नहीं रखी है, और ज्ञानचंद के साथ अगर बना दी हो तो ज्ञानचंद के साथ में भेज देना, और भाई के जो भोज प्रबंध है पोथी, वो तुम्हारे पास है थोड़े दिन के लिए मुझे दे दो, ताकि मैं अपना पढ़ के उस पढ़ूंगी। फिर पापा ने वापस पत्र लिखकर जवाब भेजते हैं और कहते हैं कि बेटा सुनार नत बना रहा था, वह सोना लेकर भाग गया। फुलकारी का अन्ना भोज प्रबंध की पोथी, 5 सेर लड्डू, 8 आने नगद आदि ज्ञानचंद के साथ भेज रहा हूँ। तो पापा ने क्या क्या भेजा, नत तो भेजी नहीं, नत तो वो लेकर सोनार भाग गया था। फुलकारी का ओना भोज प्रबंध की पोथी और 8 सेर तो लड्डू और 8 आने नगद भेज दिया था। जब छोटी बहू जेठानी को समझाती है तब जेठानी झगड़ा करती है और सास कहती है छोटी बहू से, क्या कहती है सास छोटी बहू से, कि हमारी यह कहावत है कि अपना मरण जगत की हंसी। बहू क्या सास छोटी बहू से क्या कहती है आनंदी पार्वती से, कि हमारी ये कहावत है कि अपना मरण जगत की हंसी, अपना मरण जगत की हंसी। किसको कहती है, छोटी बहू के सास कहती है। घर में झगड़ा देखकर सर्वसुख ने बड़ी बहू के साथ रहने लगता है और पत्नी छोटी बहू के साथ रहने लगती है। सर्वसुख की पत्नी ने कहा कि जब अपना ही पैसा खोटा हो तो परखने वाले को क्या दोष है, जब तो आरसी यानी दर्पण की तरह है, जैसा लोग देखेंगे वैसा कहेंगे। तो ये कथन किसका है, जब अपना ही पैसा खोटा हो तो परखने वाले को क्या दोष है, जब तो आरसी, आरसी का मतलब दर्पण है, जैसा लोग देखेंगे वैसा कहेंगे। तो ये कथन किसका है, तो सर्वसुख की पत्नी का है। आनंदी या पार्वती के पापा ने चिट्ठी लिखकर भेजी, और उस चिट्ठी में क्या लिखा है, तहसील साहब ने भी चिट्ठी लिखकर भेजी थी। उसमें क्या लिखा है कि तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही है बेटा, जल्दी तुम्हें बुलाएंगे। छोटे भाई, जो तुम्हारा छोटा भाई है गंगाराम को मदरसे में बैठा दिया है, और बड़े भाई राम प्रसाद को आगरा में ताऊ के पास भेज दिया है। वहाँ कॉलेज में पढ़कर वकील बनेगा और परीक्षा देगा। तो आनंदी के पिता या पार्वती के पिता जो तहसीलदार है, वो अपनी बेटी को पत्र लिखकर कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हें बेटा याद कर रही है, तुम्हें जल्दी यहाँ पे बुलाएंगे। छोटे भाई गंगाराम को तो मदरसे में बिठा दिया है, और बड़े भाई है तुम्हारा गंगाराम, उसको आगरे में ताऊ के पास में भेज दिया है, और वहाँ कॉलेज में पढ़कर वकील की परीक्षा देगा। फिर उन्होंने तहसीलदार साहब ने क्या लिखकर भेजा है कि तुम्हारी छोटी बहन भगवा देई 1 मास से मांदी है। तुम्हारी छोटी बहन है भगवा देई, वो 1 माह से मांदी यानी बीमार है। बेटा सास को, फिर तहसीलदार ने लिखकर भेजा अंत में कि बेटा सास को माता के समान समझना तथा नंदन और जेठानी को बहन से भी ज़्यादा सम्मान देना। ठीक है। फिर दोनों भाई अलग हो जाने के 6 माह बाद, दोनों भाइयों को अलग हो जाने के बाद में 6 माह बाद में फिर क्या होता है कि दौलत राम के घर में लड़की का जन्म होता है। किसका, मूलिया का जन्म होता है, जो घर में उस घर में खुशी नहीं मनाई जाती है, जबकि छोटे लाल के घर में लड़के का जन्म होता है, नन्हे का, और उस घर में जन्म मनाते हैं और सर्वसुख लाल मिठाइयाँ वगैरह दावतें वगैरह देते हैं। जेठानी देवरानी को कहती है, जेठानी देवरानी को क्या कहती है कि जिसके नसीब खोटे हैं उनकी बेटी होती है, जिसके नसीब अच्छे होते हैं उनके घर में बेटे होते हैं। ये कथन किसका है, जेठानी का है। किसको कहती है जेठानी, देवरानी को कहती है, यानी कि ज्ञानो पार्वती को कहती है, या
ऐसे समझ लो कि ज्ञानो पार्वती या आनंदी को कहती है कि जिसके नसीब खोटे हैं उनके घर में बेटी जन्म होती है, जिसके नसीब अच्छे हैं उनके घर में बेटे जन्म होते हैं। तो जेठानी के घर में कौन मूलिया का जन्म हुआ था? दौलत राम के घर में, इसलिए वो उसको कह रही थी। बाद में दौलत राम के घर में भी बेटा होता है और उसका नाम होता है, क्या नाम होता है? कन्हैया। बाद में दौलत राम के घर में भी बेटा का जन्म होता है जिसका नाम है कन्हैया, और बेटी पहले से जन्म हो गया था, मूलिया। छोटे राम के घर में भी नन्हे के बाद में मोहन का जन्म होता है। ये भी ध्यान रखना है कि दौलत राम की जो पुत्री है ना मूलिया, उसकी शादी अतरौली के चुन्नीलाल कसेरे के बेटे से हो जाती है। मूलिया गांव की लड़कियों के साथ मिलकर गीत गाती है। सांची री क्या ओढ़े क्या पहनेगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर नन्हे की शादी होती है बुलंदशहर में जुन्नी मुन्नी से, और शादी में गीत खुद गाता है नन्हे, और प्रति छंद पर 1 रुपया मिलता है, यानी कि कुल 4 रुपये मिलता है। प्रति छंद पर पहले 3 छंद सुनकर वहाँ की स्त्रियाँ हंस पड़ती हैं, फिर चौथा छंद भी सुना देता है, ठीक है ना। जब दौलत राम की पत्नी ताना देती है, यानी कि ज्ञानो ताना देती है, तो लाला जी कहते कि वह कहता है बहु सच है, हमारी वह कहावत है, दांत घिसे घूर घिसे पीठ बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन घास भूस दे। तो ये किसका कथन है? ये सर्वसुख लाल जी का कथन है। जब दौलत राम की पत्नी ताना देती है तब ससुर जी कहते हैं कि वह कहता है बहु सच है, हमारी वह कहावत है, दांत घिसे गुर घिसे पीठ बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन घास भूस देगा। फिर अंत में ये होता है कि सर्वसुखलाल की मृत्यु हो जाती है और 6 माह बाद में उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। फिर पंच पटेलों द्वारा घर का बंटवारा होता है। फिर घर का बंटवारा होता है तो जो दुकान वगैरह होती है वो बड़े बेटे दौलत राम को मिल जाती है, और जो हवेली होती है वो छोटे लाल को मिल जाती है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। माँ की मुस्कान।